हेलो गाइज, वेलकम बैक क्विक लर्न विथ आर के। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम LMRC जेईई सिविल इंजीनियरिंग के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो 2020 के एग्ज़ाम पेपर में पूछे गए थे। और साथ ही आपको बता दें कि इसके साथ ही हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। और ये सारे क्वेश्चन LMRC जेईई में पूछे गए थे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो फ्रेंड, अंत तक यह वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं जो LMRC जेईई में पूछे गए थे। बर्नौली समीकरण में कुल शीर्ष होता है, तो बता दें बर्नौली समीकरण के अनुसार दाब शीर्ष, घसीट शीर्ष तथा स्थिति शीर्ष का कुल योग कुल शीर्ष के बराबर होता है। याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर दाब शीर्ष, गति शीर्ष, स्थिति शीर्ष क्या टोटल हेड के बराबर होगा। ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। और साथ ही बर्नौली समीकरण से हम बता दें बनने वाले क्वेश्चन तो पूछा गया है कि बर्नौली समीकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा, ऊर्जा अविनाशिता के सिद्धांत पर। किस पर? ऊर्जा अविनाशिता के सिद्धांत पर कार्य करता है। साथ ही बर्नौली प्रमेय की उपयोगिता हम बताएं तो याद रखिएगा कि बर्नौली प्रमेय की उपयोगिता द्रव विसर्जन मापने वाले यंत्रों जैसे वेंचुरी मापी, आरफिस मीटर, पिटाट ट्यूब बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग क्या है कि विसर्जन जो मापेंगे हम डिस्चार्ज, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो यंत्र बनाते हैं जैसे वेंचुरी मीटर हुआ, आरफिस मीटर हुआ, उसको बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला प्रश्न है आसुत जल के पीएच मान और पीओएच मान का अनुपात पूछा था, कितना होता है। तो हम बता दें आसुत जल डिस्टिल्ड वाटर का पीएच मान और पीओएच मान का अनुपात 1 होता है। याद रखिएगा, क्योंकि पीएच मान भी 7 और पीओएच मान भी 7 होता है, तो इस प्रकार इसका अनुपात क्या हो जाएगा फ्रेंड? 1 हो जाएगा, जो LMRC में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है अवशिष्ट जल पर बीओडी और सीओडी परीक्षण पूरा करने के लिए आवश्यक समय क्रमशः है। तो बता दें बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड सीओडी का फुल फॉर्म होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी और सीओडी में लगने वाला समय जो होता है फ्रेंड 5 दिन और 3 घंटे होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है कई एग्जामों में। याद रखिएगा 5 दिन 3 घंटे। ठीक है, बीओडी में 5 दिन लगते हैं और सीओडी में 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है किसी मृदा नमूने के लिए साइज फेज डायग्राम तब तक यूनिट फेज डायग्राम कहा जा सकता है यदि मृदा नमूने में किसका मान एकांक माना गया हो। तो मैं बता दूं फ्रेंड, 3 फेज डायग्राम में ऐसे बनाया जाता है, एक फेज सॉलिड का, दूसरा वाटर एंड थर्ड पार्ट एयर होता है। ये 3 फेज डायग्राम होता है सॉइल का। तो इसको कब यूनिट फेज डायग्राम कहा जाएगा, तो बता दें कि जब जो सॉलिड पार्ट होगा केवल सॉलिड पार्ट ही बचेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये यूनिट फेज डायग्राम बन जाएगा। याद रखिएगा, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है IS 8041 1990 के अनुसार शीघ्र कठोरीकरण सीमेंट, जिसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कहा गया, के लिए विकाट उपकरण विधि द्वारा परीक्षण किए जाने पर सीमेंट का स्थापन काल होता है। तो हम बता दें जो भी सीमेंट होता है, सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम, 2 प्रकार का सेटिंग टाइम होता है। तो इसको पूछा है कि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, जो विकाट उपकरण विधि द्वारा हम निकालते हैं, उसका इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, यही क्वेश्चन का पूछा है। तो बता दे फ्रेंड, जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट होता है, से अधिक नहीं होगा। अंतिम 800 मिनट जो गलत है, 600 मिनट होता है, एक 600 मिनट या 10 घंटे के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। एंड ऑप्शन बी क्या कर रहा है, प्रारंभिक स्थापन काल 30 मिनट में कम नहीं होगा और अंतिम स्थापन काल, ये भी गलत है, कम नहीं होगा।
तो इस प्रकार बी ऑप्शन भी गलत। सी ऑप्शन प्रारंभिक स्थापन काल 10 मिनट में अधिक नहीं होगा और अंतिम स्थापन काल 90 मिनट से अधिक नहीं होगा, ये भी गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है प्रारंभिक स्थापन सेटिंग टाइम है फ्रेंड 30 मिनट में से कम नहीं होगा और अंतिम स्थापन काल 600 मिनट से अधिक नहीं होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स। तो इसलिए जो भी सीमेंट होता है उसका यूज हमें 30 मिनट के अंदर स्टार्ट कर देना चाहिए और 10 घंटे में तो फाइनल सेटिंग टाइम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेन शियर टेस्ट में निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? तो बता दें वेन शियर टेस्ट यह लेबोरेटरी में भी कंडक्ट किया जाता है और ये जो होता है कोहेसिव क्ले सॉइल के लिए कंडक्ट किया जाता है। तो किसके लिए? क्ले, चिकनी मिट्टी। याद रखिएगा कोहेसिव क्ले सॉइल के लिए शियर स्ट्रेंथ को निकालने के लिए वेन शियर टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इन ए टेक्योमीटर स्टेडिया हेयर आर लोकेटेड ऑन द, मतलब जो टेक्योमीटर में स्टेडिया हेयर लगा होता है वो कहाँ पर स्थित होता है? स्टेडिया रॉड पे या ऑब्जेक्ट ग्लॉस पे या डायाफ्राम पे या आई पीस पे? तो बता दें टेकियामीटर में जो आगे के लेंस होता है उसमें इस प्रकार के डायाफ्राम बने होते हैं और उसी डायाफ्राम पे स्टेडिया हेयर यहाँ लगा होता है। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट कंडक्ट ऑन द लाइम स्टोन? तो बता दें फ्रेंड लाइम स्टोन जो होता है उस पर कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं? सबसे पहले आपको याद रखना है एसिड टेस्ट, हीट टेस्ट, बाल टेस्ट। दिस ऑल 3 टेस्ट आर कंडक्ट बट स्टब पुल ऑफ टेस्ट इज नॉट कंडक्ट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल के पीएच मान के लिए अनुमन्य सीमा कितनी होनी चाहिए? तो बता दें जो भी पेयजल होता है जो पीने योग्य पानी होता है उसका पीएच मान 6.5 से 8.5 होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। और आशुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, इन एमकेएस सिस्टम द यूनिट ऑफ रन ऑफ। एमकेएस सिस्टम में अफवाह की इकाई क्या होती है? तो बता दें अफवाह क्या होता है, जब भी बारिश होती है तो बारिश का कुछ भाग नदियों में चला जाता है, कुछ भाग रिस कर ज़मीन में चला जाता है और कुछ भाग वाष्पीकृत हो जाता है और कुछ पानी धरातल पे ही बहने लगता है, उसी को अफवाह कहते हैं। और इसी अफवाह को मापने के लिए क्यूबिक मीटर क्यूब प्रति सेकेंड में मापते हैं कि 1 सेकेंड में कितने मीटर क्यूब वाटर डिस्चार्ज हो रहा है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण जो 4.7 mm IS चालनी से निकल जाता है और 0.075 mm की IS चालनी से रुक जाता है इसको क्या कहा जाएगा? यह किस प्रकार का है? तो मैं बता दूं सॉइल क्वालिफिकेशन के अनुसार सॉइल को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। 4 भागों में डिवाइड किया जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा सॉइल क्लासिफिकेशन के अनुसार। पहला है फाइन ग्रेन्ड सॉइल, दूसरा है सैंड और तीसरा है ग्रेवल और चौथा है रॉक फ्रैगमेंट। और यहाँ बता दें कि जिस पार्टिकल का साइज 75 माइक्रोन से कम होगा, लेस देन 75 माइक्रोन, वो फाइन ग्रेन में आएगा। और जिस पार्टिकल का साइज 75 माइक्रोन से लेकर 4.75 mm तक होगा वो क्या होगा? सैंड होगा। तो इस प्रकार 4.75 mm IS चालनी से निकल जाता है किंतु 75 माइक्रोन या 0.07 mm की IS चालनी से रुक जाता है, तो यह क्या होगा? सैंड होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रेत। और अगला है ग्रेवल। तो ग्रेवल का बता दें हम, ग्रेवल जो होता है 4.75 mm चालनी से चल जाएगा और इसका रेंज 75 mm, 4.75 से 75 mm के बीच होता है। और जो रॉक फ्रेगमेंट होता है वो 75 mm से बड़े और 300 mm से छोटे होते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा था, एक संतृप्त मृदा में नमूने को
इनमें से किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है? एक संतृप्त मृदा है, संतृप्त सैचुरेटेड सॉइल है, और सैचुरेटेड सॉइल अभी हमने बताया था कि जो भी सॉइल होता है उसमें 3 फेज डायग्राम होता है, एक सॉलिड होता है, वाटर होता है, एयर होता है। जब भी ये सैचुरेट होगा यानी कि इसमें पानी डाला जाएगा तो जो एयर होंगे वो बाहर निकल जाएंगे और एयर फिल्ड हो जाएगा किससे? वाटर से। तो एक पार्ट तो रहेगा सॉलिड का और हमारा एयर किससे फिल्ड हो गया? वाटर से। तो वाटर से भरने के बाद ये किसके द्वारा बन गया? टू फेज डायग्राम बन गया। तो एक संतृप्त मृदा में क्या होना चाहिए? 2 चरण प्रणाली द्वारा। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन बहुत आसान पूछे गए थे, तो आप संयम के साथ, धैर्य के साथ अगर आप भी सॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चनों का जवाब दे पाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल घंटी को जरूर दबाइएगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन पूछा था, यदि एक रेखा का सम्मानित दिक्मान रेड्यूस्ड बियरिंग n 23 डिग्री एंड 20 मिनट वेस्ट है, फ्रेंड ये मिनट है, वेस्ट है, तो इसका पूर्ण वृत्त दिक्मान होल सर्किल बियरिंग पूछा था। तो हम बता दें फ्रेंड कि जो भी आप सिस्टम ऑफ मेजरिंग द बियरिंग है, जो बियरिंग के दिक्मान को मापने का जो भी सिस्टम है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होल सर्किल बियरिंग जिसको WCB कहा गया, और दूसरा प्रणाली है आपका रेड्यूस्ड बियरिंग जिसको RB या क्वाड्रेंटल बियरिंग भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड, होल सर्किल बियरिंग में ये होता है कि जो भी हम दिक्मान मापेंगे, दिक्मान मापने के लिए इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो ये नॉर्थ से घूम के ऐसे मापा जाता है, कोई भी नॉर्थ से लेके दिक्मान को मापेंगे, चाहे वो यहाँ है तो हम फिर नॉर्थ से ही स्टार्ट करके यहाँ तक के एंगल को मापेंगे। जैसे अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे दें तो हमारा मान लीजिए कि यहाँ पे मापना है, तो इसको कैसे मापेंगे? यहाँ से एंगल को मापते हुए यहाँ पर जाएंगे, तो ये जो कहलाता है पूर्ण वृत्त दिक्मान या होल सर्किल बियरिंग कहलाता है। वहीं अगर RBC की हम बात करें तो RBC में फ्रेंड नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट होता है, और इसको नॉर्थ या साउथ से मेजरिंग किया जाता है। अगर इस डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट में, तो यहाँ से मापा जाएगा। अगर यहाँ है तो नॉर्थ ईस्ट से, यहाँ है तो भी नॉर्थ से, यहाँ है तो साउथ से मापा जाएगा। तो फ्रेंड, ये होता है अंतर रेड्यूस्ड बियरिंग एंड होल सर्किल बियरिंग में। तो फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है जिसका जवाब आप आसानी से आप दे पाएंगे कि नॉर्थ 23 डिग्री एंड 20 मिनट वेस्ट है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप पहले डायग्राम बना लीजिए रेड्यूस्ड बियरिंग का। यहाँ पे पूछा है नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ और वेस्ट का में पूछा है जो 23 डिग्री 20 मिनट इधर है। तो इसका होल सर्किल बियरिंग में पूछा है, तो होल सर्किल बियरिंग में आप यहाँ से मापेंगे घूमते हुए यहाँ तक। तो यहाँ से आप 360 डिग्री में से जब घटाएंगे 23 डिग्री 20 मिनट को, तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा 336 डिग्री 40 मिनट, जो ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, महीन दाने वाली मिट्टी को सिल्ट और निम्न संपीड़न वाली चिकनी मिट्टी माना जाता है यदि तरलता सीमा हो। तो फ्रेंड, तरलता सीमा लिक्विड लिमिट के बारे में हम बताएं तो लिक्विड लिमिट जो होता है मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल स्टॉप प्लास्टिक बिहेवियर, मतलब वो अधिकतम वाटर कंटेंट जिस पे हमारा जो मिट्टी होता है वो अपने प्लास्टिक बिहेवियर को स्टॉप कर दे, नष्ट कर दे, वहाँ से प्लास्टिसिटी ख़त्म हो जाए और वह बहने का गुण रखने लगे, तो उसी को लिक्विड लिमिट कहा जाता है। तो फ्रेंड, लिक्विड लिमिट के बारे में हम बता दें कि लिक्विड लिमिट जो होता है, यदि आपका लिक्विड लिमिट लेस देन 35% है तो लो कंप्रेसिबल है, और यदि लिक्विड लिमिट 35% से 50% के बीच है तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल माना जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई एग्ज़ामों में पूछा भी गया है। और तीसरा है, यदि लिक्विड लिमिट 50% से अधिक हुआ
तो ये हाई कंप्रेसिबल माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार महीन दाने वाली मिट्टी को सिल्ट और निम्न संपीड़न वाली चिकनी मिट्टी लो कंप्रेसिबल तो कब माना जाएगा, जब यह 35% से कम होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, लकड़ी के परिपक्वन से किसमें वृद्धि नहीं होती। तो बता दें, लकड़ी को जब आप सीजनिंग करेंगे, सुखाएंगे, तो उसका कड़ेपन में वृद्धि होगा ही होगा। स्वयं का भार, ये इसमें वृद्धि नहीं होगा, स्वयं के भार में कमी हो सकती है। टिकाऊपन में भी बढ़ेगा, मजबूती भी होगी। तो ऑप्शन बी इसका गलत जवाब था, वृद्धि नहीं होता, इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर चाप और अंतरिक्ष जीवा के बीच की कितनी दूरी को 500 mm के रूप में लिया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 91 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सीमेंट का वह कौन सा प्रकार होता है जिसमें ऐसे अधिमिश्रण शामिल होते हैं जिससे सीमेंट की आद्रन क्षमता घट जाती है। आद्रन क्षमता मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करने का, सूखने का गुण घट जाता है। तो हम बता दें, हाइड्रोफोबिक सीमेंट होता है। हाइड्रोफोबिक ऐसा सीमेंट होता है जिसमें ऐसा एडमिक्सर मिलाकर उसको तैयार करते हैं जिससे कि उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली समीकरण इनमें से किस पर लागू नहीं होता। तो मैं बता दूं, बर्नौली के नियम के अनुसार, बर्नौली का नियम यह कहता है कि अपरिवर्तित प्रवाह के द्रव में कैसा प्रवाह होना चाहिए, अपरिवर्तित प्रवाह होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो द्रव की किसी भी निश्चित सन्निहित का संपूर्ण ऊर्जा होता है या संपूर्ण शीर्ष होता है, वह सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है। याद रखिएगा, संपूर्ण ऊर्जा या संपूर्ण शीर्ष का मान सभी बिंदुओं पर कैसा होगा, समान होगा। कब कंडीशन है, जब प्रवाह कैसा हो, अपरिवर्तित प्रवाह हो रहा हो। और एक कंडीशन इसमें और भी कहता है, जबकि घर्षण या अन्य कारणों से ऊर्जा का ह्रास न हो रहा हो, तभी यह बर्नौली का समीकरण लागू होता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। और कई बार एग्जाम में बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ऊर्जा के अविनाशीता सिद्धांत पर काम करता है, याद रखिएगा। तो इस नियम में एक विमीय प्रवाह पर बिल्कुल सही है, असंपीड्य प्रवाह पर यह भी सही है, शून्य सयांता वाले आदर्श द्रव के प्रवाह पर यह भी सही है, चक्रीय प्रवाह पर यह कभी लागू नहीं होता। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कितना है तो पाइप में प्रवाह पर्णदलीय अर्थात लेमिनार होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है लेमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड संख्या का नंबर बताना है। तो मैं बता दूं, रेनॉल्ड संख्या जो होता है, रेनॉल्ड संख्या को जड़त्व बल तथा श्यान बल का अनुपात माना जाता है कि जड़त्व बल अपान श्यान बल बराबर रेनॉल्ड संख्या। और यह रेनॉल्ड संख्या द्वारा हम द्रव के प्रवाह के विषय में बताते हैं, अध्ययन किया जाता है कि द्रव का प्रवाह किसी पाइप में कैसा है, उस आधार पर रेनॉल्ड संख्या निर्धारित किया गया है और इसी रेनॉल्ड संख्या के आधार पर हम प्रवाह को निर्धारित करते हैं। तो फ्रेंड, रेनॉल्ड संख्या के आधार पर यदि रेनॉल्ड संख्या का मान लेस देन 2000 है, 2000 से कम है, तो वह फ्लो लैमिनार होगा। यदि रेनॉल्ड संख्या का 2000 तथा 4000 के बीच है रेनॉल्ड संख्या, तो वह प्रवाह अनिश्चित होगा। यदि रेनॉल्ड संख्या नंबर आपका 4000 से अधिक है, ग्रेटर देन 4000, तो वह प्रवाह विक्षुब्ध अर्थात टर्बुलेंट फ्लो होगा। याद रखिएगा, तो यहाँ लेमिनार फ्लो के लिए कह रहा है तो 2000 से कम। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला प्रश्न है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड या कोर कटर मेथड इज यूज टू डिटरमाइन, कि सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से हम क्या डिटरमाइन करते हैं। तो मैं बता दूं, जो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड होता है वह सभी सॉइल के लिए सूटेबल होता है। पहली बात कि ऑल टाइप को हम सॉइल के द्वारा इसमें टेस्ट कर सकते हैं। और ये बता दें कि ये जो होता है इंसिटू वेट ऑफ सॉइल, मतलब यूनिट वेट हम निकालते हैं इससे, तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का अपरूपण सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त एक फील्ड परीक्षण है। तो फ्रेंड, अपरूपण सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए फील्ड परीक्षण की बात करें
तो अपरूपण सामर्थ्य में हम बता दें कि अंतर्वेशन परीक्षण किया जाता है, जो फील्ड टेस्ट भी है। फील्ड में जाकर पेनिट्रेट करके हम आसानी से शियर स्ट्रेंथ ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, पत्थर के परिपक्वन काल की आवश्यक अवधि बताना है कि कितना सीजनिंग टाइम होता है। तो मैं बता दूं, जो भी पत्थर होता है उसको 6 से 12 महीने क्या करना चाहिए, सीजनिंग करना चाहिए। और सीजनिंग करते टाइम ध्यान रहे कि उसे छायादार स्थान पर रख के ही सुखाया जाना चाहिए, डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में नहीं रखना चाहिए। और एक अच्छे प्रकार के पत्थर का वाटर अब्जॉर्प्शन नॉट इज ग्रेटर देन 5%, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरे जल निकाय में विसर्जन के समय प्रबंधित अपशिष्ट जल में कम से कम ऑक्सीजन मौजूद होना चाहिए। तो बता दें, कम से कम किसी भी निकाय में डिस्चार्ज के समय 4 ppm से कम ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक वक्र जो नदी या इमारत आदि के मोड़ में आने वाली बाधाओं से बचने के लिए प्रदान किए गए दो उत्क्रम वक्रों के संयोजन है, उसे क्या कहा जाता है। तो मैं बता दूं, जब भी दो मार्ग इस प्रकार जाए और बीच में यहाँ पे कोई बाधा पड़ जाए, नदी पड़ जाए, तो इस बाधा से बचने के लिए दोनों उत्क्रमों के बीच में हम एक वक्र दे देते हैं और इस प्रकार इस मार्ग से इस मार्ग को जोड़ दिया जाता है। तो यह कौन सा वक्र होता है, तो ये बता दें, यह विचलन वक्र होता है। कौन सा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा, किसी मार्ग के सीध में पड़ने वाली बाधा से बचाकर निकलने वाली मार्ग क्या कहलाती है? विचलन वक्र कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है, मिट्टी के नमूने की सरंध्रता का अनुपात होता है। तो बता दें, सरंध्रता पोरोसिटी एन से डिनोट करते हैं और पोरोसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम का अनुपात होता है। ठीक है फ्रेंड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम का अनुपात ही क्या कहलाता है? पोरोसिटी, सांद्रता, मतलब कुल रिक्तियों का आयतन बटा में कुल आयतन का अनुपात क्या कहलाएगा? सरंध्रता। तो इस प्रकार रिक्तियों का आयतन, ठोसों का आयतन गलत हो जाएगा। रिक्तियों के आयतन और ठोस पदार्थों का आयतन ये भी गलत हो जाएगा। नमूने के कुल आयतन और रिक्तियों के आयतन ये भी गलत। रिक्तियों के आयतन और नमूने के कुल आयतन, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। याद रखिएगा, VV/V। और इस प्रकार यदि हम आपको बताएं, वॉइड रेशियो बताएं, तो वॉइड रेशियो को ई से दिखाते हैं। वॉइड रेशियो को बोला जाता है VV/VS, कुल रिक्तियों का आयतन बटा में ठोसों का आयतन क्या कहलाएगा? वॉइड रेशियो, रिक्त अनुपात कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला प्रश्न है, एक प्रिज्मीय कंपास में क्या होता है। तो बता दे फ्रेंड, जो प्रिज्मीय कंपास या कंपास जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है, पहला होता है प्रिज्मेटिक कंपास और दूसरा होता है सर्वेयर कंपास। ठीक है फ्रेंड, तो जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है वो प्रिज्मेटिक कंपास में आपका 4 डायरेक्शन दिया होता है, ऊपर नॉर्थ, साउथ नीचे, ईस्ट और इधर वेस्ट होता है। तो नॉर्थ के साइड में हम बताएं तो प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है, साउथ के डायरेक्शन में 0 डिग्री से शुरू होता है, 0 डिग्री, फिर वेस्ट में 90 डिग्री और फिर नॉर्थ में 180 डिग्री और ईस्ट में 270 डिग्री और फिर साउथ में 360 डिग्री हो जाता है। इस प्रकार हमारा प्रिज्मेटिक कंपास में खाके खुदे होते हैं। और वही जबकि सर्वेयर कंपास में क्या होता है, सर्वेयर कंपास में यही होता है कि गोल खाके में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट उसी प्रकार रहता है। लेकिन इसमें अंतर केवल इस बात का होता है कि नॉर्थ में भी 0 डिग्री और साउथ में भी 0 डिग्री होता है और ईस्ट में 90 डिग्री और वेस्ट में भी 90 डिग्री खुदा होता है। तो इन दोनों में अंतर विशेष तौर पे है। ये कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं फ्रेंड। और बता दें, ये
ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई एग्जामों में बार बार रिपीट होंगे और आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार इन क्वेश्चन को ध्यान से फिट करिए, और यदि आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? एक प्रिज्मीय कंपास में क्या होता है? तो दक्षिणी सिरे पर 0 डिग्री, तो क्या चुंबकीय सुई के दक्षिणी सिरे पर 0 डिग्री चिन्हित होता है? ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बारिश के मौसम में इसकी अधिकतम क्षमता संयुक्त विसर्जन को वहन करना पड़ता है और गर्मियों में अधिकतम का 5 से 10% भी हो सकता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीवर सबसे उपयुक्त है? तो ये भी क्वेश्चन LMRC जेईई में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाकार। अंडाकार प्रकार का हम सीवर लाइन बिछा देंगे तो उस प्रकार से हमारा सीवर सबसे उपयुक्त होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, जब तरलता सूचकांक या लिक्विडिटी इंडेक्स का मान 1 से अधिक होता है तो क्या होता है? सबसे पहले लिक्विडिटी इंडेक्स को हम बता दें तो लिक्विडिटी इंडेक्स जो होता है नेचुरल वाटर लिमिट तथा प्लास्टिक लिमिट का अंतर और प्लास्टिसिटी इंडेक्स का अनुपात ही क्या कहलाता है? लिक्विड लिमिट कहलाता है। और लिक्विड लिमिट के बारे में 2 पॉइंट याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है कि लिक्विड लिमिट यदि 0 से बड़ा और लेस देन 1 होगा तो वह नेचुरल सॉइल कहलाएगा। कैसा? नेचुरल सॉइल। यदि वही लिक्विड लिमिट इज ग्रेटर देन 1 तो वह किस प्रकार का सॉइल कहलाएगा? वह लिक्विड स्टेट में कहलाएगा। कैसा? कि वह सॉइल लिक्विड स्टेट में है, याद रखिएगा। तो 1 से अधिक है तो वह कैसा है? मृदा ठोस अवस्था में है, ये भी गलत है। मृदा द्रव अवस्था में है, यह बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि 1 से अधिक होने पर क्या होगा? वह लिक्विड स्टेट में, और 0 से बड़ा और 1 से कम होने पर नेचुरल सॉइल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रेत का स्थूलन बल्किंग ऑफ सैंड निम्नलिखित में से किसमें अधिक होता है? तुम बता दे, बल्किंग ऑफ सैंड जो होता है, महीन जो रेत होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो रेत में वो रेत कैसी होनी चाहिए? महीन। तो महीन, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। और बल्की ऑफ सैंड के बारे में हम बताएं तो बल्की ऑफ सैंड क्या कहलाता है? कि जब भी आपका रेत, जिसे बालू कहते हैं, नमी के संपर्क में आने पर फूल जाता है और फूलने के बाद उसके आयतन में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है, और यही वृद्धि क्या कहलाता है? बल्किंग ऑफ सैंड कहलाता है। और बल्किंग ऑफ सैंड से एराइज होने वाले क्वेश्चन में अगर बात करें तो याद रखिएगा 5 से 6% होने पर बल्किंग ऑफ सैंड या आयतन में वृद्धि सबसे अधिकतम होता है। कितना? 20 से 40% उस बालू का आयतन बढ़ जाता है। कब? जब उसमें मॉइस्चर कंटेंट 5 से 6% होते हैं। और फिर यहाँ से दूसरा पॉइंट ये है कि जब नमी 12 से 20% होती है तो रेत का आयतन उसके शुष्क आयतन के बराबर हो जाता है। याद रखिएगा, रेत का आयतन क्या हो जाएगा? शुष्क आयतन के बराबर हो जाता है। पहला पॉइंट 5 से 6% पर सबसे अधिकतम 20 से 40% हो जाएगा, जबकि वही जैसे जैसे नमी की मात्रा हम बढ़ाएंगे 12 से 20% पर जाते ही हमारा रेत का आयतन शुष्क आयतन के बराबर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है महीन रेत। चलिए अगला प्रश्न है, एक प्रकार का मार्ग जो जल के ऐसे किसी बांध के ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित करने की अनुमति देता है जिसे प्रवाह नियंत्रित करने के लिए फ्लड गेट होते हैं। तो हम बता दें, प्रवाह नियंत्रित के लिए फ्लड गेट स्पिलवे कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीमेंट पर ऑटोक्लेव परीक्षण क्या जानने के लिए किया जाता है? तो बता दें, जो सीमेंट पर ऑटोक्लेव परीक्षण करते हैं तो उसमें फ्री लाइम कंटेंट की मात्रा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या? लाइम परसेंटेज को ज्ञात करते हैं। और यह साउंडेड टेस्ट कहलाता है, साउंडेड टेस्ट। तो यह सीमेंट की दृढ़ता को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। और साथ ही साथ यह भी बता दें कि साउंडेड टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए एक और टेस्ट किया जाता है ली चैटलियर उपकरण से। किस उपकरण से? ली चैटलियर उपकरण से। कौन सा टेस्ट? साउंडेड टेस्ट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। और ऑटोक्लेव परीक्षण में हम बता दें तो ऑटोक्लेव परीक्षण में एक बीम बनाया जाता है जो एक साचा मोल्ड होता है। इस मोल्ड में हम सीमेंट पेस्ट बना के भर देते हैं और आफ्टर 24 आवर उसको डायमेंशन को
नोट करते हैं और इस प्रकार हम इसमें चूने की मात्रा को ज्ञात कर पाते हैं। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पेंट के लिए एक बेस या आधार है? तो बता दें, जो पेंट का आधार है वह लो ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, 28 दिनों के जलोपचार क्यूरिंग के बाद OPC 53 ग्रेड का सीमेंट की संपीड़क सामर्थ्य कितनी होगी? तो हम बता दें, क्यूरिंग करने के बाद 53 ग्रेड का 28 डेज के बाद 53 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, समतल सर्वेक्षण प्लेन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो हम प्लेन टेबल सर्वे करते हैं तो उसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है बताना है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। तो इसमें पहला कह रहा है, पृथ्वी की सतह को समतल मानते हुए पृथ्वी की वक्रता के प्रभाव को नज़रअंदाज किया जाता है। ये तो सही जवाब है, क्योंकि जब भी हम प्लेन टेबल सर्वे करते हैं तो छोटे एरिया के लिए करते हैं और उसमें वक्रता को कंसिडर नहीं किया जाता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, पृथ्वी की वक्रता के प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। बिल्कुल गलत बात है, ये इसका कंसिडरेशन नहीं होता है। फिर तीसरा है, समानता 500 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक क्षेत्र के लिए उपयुक्त होता है। ये भी गलत है, छोटे क्षेत्रों के लिए स्क्वायर कम फील्ड में किया जाता है ये। चौथा ऑप्शन दिया है, यथार्थता की कोटि कम होती है। बिल्कुल सही है ये, कि इसमें जो होता है शुद्धता बहुत कम हो पाती है, त्रुटियां बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी और सी गलत जवाब होगा, तो इसमें सत्य नहीं है। तो दूसरा और तीसरा सही नहीं है, ऑप्शन दूसरा सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा है, जल सामग्री की स्वैच्छिक सीमा जिस पर मिट्टी अर्धठोस अवस्था से अर्धठोस अवस्था में चली जाती है क्या कहलाती है? तो हम बता दें, अटरबर्ग लिमिट में 3 प्रकार की लिमिट पढ़ना पड़ता है, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट। तो श्रिंकेज लिमिट की बात करें तो श्रिंकेज लिमिट ऐसा लिमिट होता है जिस पे हम इतना सॉइल में पानी मिलाएं कि हमारा सॉइल तुरंत ही सेचुरेशन कंडीशन में हो, सेचुरेट हो जाए, तो वह लिमिट क्या कहलाती है? पानी की मात्रा, वह श्रिंकेज लिमिट कहलाती है। और यदि पानी की मात्रा और बढ़ाएं तो क्या होगा? हमारा सॉइल स्टार्ट प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लगेगा। तो इस प्रकार मिनिमम वाटर कंटेंट फ्रॉम विच सॉइल स्टार्ट बिहेव्स लाइक प्लास्टिक, दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक लिमिट। एंड लिक्विड लिमिट की बात करें तो लिक्विड लिमिट में आपको याद रखना है कि इतना पानी मिलाएं, अधिकतम पानी, जिस पर हमारा सॉइल क्या कर दे? प्लास्टिक बिहेवियर को शो करना बंद कर दे और लिक्विड लिमिट में आ जाए, लिक्विड स्टेट में आ जाए, तो वह सीमा लिक्विड लिमिट कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्वैच्छिक सीमा जिस पर मिट्टी अर्ध ठोस से ठोस अवस्था में चली जाती है श्रिंकेज लिमिट कहलाती है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस तापमान पर ईंट बनाने वाली मिट्टी के 2 महत्वपूर्ण घटक अर्थात एल्यूमिना और रेत एक साथ बढ़ जाते हैं जिससे ईंट की मजबूती और घनत्व बढ़ जाता है? तो ईंट को पकाने के लिए 900 से 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और फर्स्ट क्लास ब्रिक की हम बात करें तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है उसका वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20%। याद रखिएगा, 20% से वह ज़्यादा अपने सूखे भार का पानी नहीं सोखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला प्रश्न है, 2 क्रमागत समोच्चों के बीच की क्षैतिज दूरी को किस रूप में माना जाता है? तो हम बता दें, समोच्च रेखा जो होती है क्या कहलाती है? जो समोच्च रेखा किसी क्षेत्र के मानचित्र पर समान ऊंचाई को दर्शाएंगे, समान बिंदुओं के ऊंचाई को मिलाने वाली जो रेखा बनेगा वही क्या कहलाएगा? समोच्च रेखा। किसी क्षेत्र के मानचित्र पर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा या वक्र बनता है उसे समोच्च रेखा कहते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि समोच्चों के बीच की क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है? तो हम बता दें, क्षैतिज दूरी क्षैतिज समतुल्य कहलाती है। तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला प्रश्न है,
मानचित्र पर बाहर की ओर उच्च मान वाले समवृत्त समोच्चों की एक श्रृंखला को क्या कहा जाता है? कि यदि बाहर की ओर उच्च समोच्च रेखा रहे तो उस प्रकार क्या बनेगा? तो इस प्रकार गड्ढे का या खाई का निर्माण होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, अवनमन। जबकि यदि मानचित्र पर बाहर की ओर उच्च मान वाले समवृत्त समोच्चों को क्या कहा जाता है? अवनमन, ये तो पता है। यदि वही अंदर की ओर हो, एक बंद घेरे वाली समोच्च रेखा की श्रृंखला, यदि उनका उठान अंदर की ओर हो तो वह क्या बनता है? तो वह एक पहाड़ी का निर्माण करता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, अंदर की ओर तो पहाड़ी और बाहर की ओर उच्च मान वाले समवृत्त हो तो अवनमन या घाटी का निर्माण करेगा। चलिए अगला प्रश्न है, लकड़ी की ताजी कटी गई सतह पर होने चाहिए, क्या होने चाहिए? लकड़ी की ताजी सतह पर कठोर और चमकदार होनी चाहिए, सही है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए फ्रेंड आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि सबसे मजबूत लकड़ी किस पेड़ की होती है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, साथ ही आपको उसके स्ट्रेंथ भी बताने हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कंपास सर्वेक्षण अनुशंसित नहीं है? तो किस कंडीशन में हम कंपास सर्वेक्षण नहीं करते हैं? तो बता दें, कंपास सर्वेक्षण में एक कंपास होता है जो प्रिज्मेटिक कंपास या सर्वेयर कंपास लेते हैं। उस कंपास का प्रयोग हम तभी करते हैं जब उसके आसपास किसी लोहे या धातु की कोई वस्तु ना हो जिससे उसमें लगा प्रिज्मेटिक कंपास विचलन ना हो। तो इसलिए यह ध्यान रखा जाता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है जब सर्वेक्षण के लिए किए जाने वाले क्षेत्र को आसानी से त्रिभुजों में विभाजित नहीं किया जा सकता, गलत है ये। चुंबकीय शैल या लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा वाले स्थानों पर सही जवाब है, क्योंकि वहीं पर कंपास सर्वेक्षण नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंपास में लगे चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है और एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, जहां वार्निश में रेजिन के रूप में रोजिन का प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए उपयुक्त विलायक क्या होगा? तो हम बता दें, जो विलायक प्रयोग होता है रेजिन में वह तारपीन होता है। कौन सा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन पूछा था, श्यानता की इकाई क्या होती है? तो बता दें, श्यानता का परिभाषा क्या होता है? तो किसी द्रव का वह गुण जिसके सामर्थ्य के बदौलत द्रव अपनी विभिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करती है, द्रव की श्यानता कहलाती है। जैसे द्रव कोई फ्लूइड बह रहा है तो उसमें लेयर जो होती है, एक लेयर दूसरी लेयर को बहने का विरोध करेगी, उसको अपोज करेगी। इस प्रकार यह गुण क्या कहलाएगा? विस्कोसिटी अर्थात श्यानता कहलाती है। और द्रव की श्यानता का मात्रक न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसको पॉइस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन पूछा था, नमूने के परीक्षण की गई किसी भी एक ईंट की संपीड़न सामर्थ्य संगत वर्ग की ईंट के न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य से अधिक कम नहीं होना चाहिए। कितना अधिक कम नहीं होना चाहिए? जब भी हम संपीड़न सामर्थ्य टेस्ट करेंगे तो उस चट्टे में से जो ईंट निकालेंगे तो उस किसी भी ईंट का संपीड़न सामर्थ्य कितने मान से, कितने % से कम नहीं होना चाहिए प्रत्येक ईंट का? तो हम बता दें 20% से किसी भी ईंट का संपीड़न सामर्थ्य कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक विमीय समेकन के टरजागी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? जो टरजागी थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन संघनन के लिए दिए थे टरजागी ने, उनका लिमिट बताना है। तो हम बता दें, टरजागी को पूरा नाम कार्ल वन टरजागी है और इसे फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी कहा जाता है। मृदा यांत्रिकी के जनक टरजागी माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है संपीड़न एक विमीय है, वन डायमेंशनल होता है, बिल्कुल सही। मृदा रिक्ति में पानी का प्रवाह एक विमीय है, यह भी सही है। मिट्टी गैर समांगी है, यह ऑप्शन गलत है फ्रेंड, क्योंकि जो मिट्टी टरजागी ने माने थे वो होमोजेनियस माने थे। ठीक है फ्रेंड, तो ये गैर समांगी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब।
पूर्णतः संतृप्त है, ये भी सही है। तो इसका सिद्धांत सही नहीं है। तो मिट्टी गैर समांगी नहीं थी बल्कि क्या थी, समांगी थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन पूछा था प्रत्यक्ष अपरूपण परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है बताना है। तो फ्रेंड बता दें कि जो मृदा होती है, जो डायरेक्ट शियर टेस्ट करते हैं, तो डायरेक्ट शियर टेस्ट के लिए हम 3 से 4 स्पेसिमेन को अनडिस्टर्ब कंडीशन में लेते हैं, सैंपल बनाते हैं, और यह कोहेशन लेस सॉइल के लिए कंडक्ट किया जाता है। किस प्रकार के सॉइल के लिए, कोहेशन लेस सॉइल के लिए, याद रखिएगा। और साथ में हम बता दें कि डायरेक्ट शियर टेस्ट के द्वारा हम इंटरनल फ्रिक्शन को, कोहेशन को आसानी से ज्ञात कर पाते हैं। और इसका पहला ऑप्शन कह रहा है एक मृदा नमूने को एक शियर बॉक्स में रखने के बाद शीर्ष पर एक स्थिर ऊर्ध्वाधर बल लगाया जाता है जो समानता प्रतिबल उत्पन्न करता है। ये सही ऑप्शन है। धीरे धीरे बढ़ते अपरूपण बल को शियर बॉक्स के ऊपरी आधे हिस्से पर प्रयोग किया जाता है, ये भी सही जवाब है। धीरे धीरे हम अपरूपण बल शियर बॉक्स के ऊपरी आधे हिस्से पर ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद सी ऑप्शन कह रहा है कि अपरूपण बल नमूने के केंद्र से लंबवत होता है, ये गलत ऑप्शन है। लंबवत नहीं होता है, समांतर होता है। अपरूपण के 2 प्रकार के अनुप्रयोग संभव हैं, अपरूपण प्रतिबल नियंत्रित प्रकार का और दूसरा अपरूपण विकृति नियंत्रित प्रकार का, ये भी सही है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा एक सीवेज अनुलग्नक नहीं है, सीवेज का पार्ट नहीं है, आपको बताना है। तो सीवेज में मैन होल होता है जहाँ से आदमी एंटर करके उस सीवेज की सफाई करता है। कैच बेसिन भी होता है जहाँ पे गंदगी या मतलब वेस्टेज मटेरियल को कैच किया जाता है। इन्वर्टेड साइफन भी होता है। तो इसमें से बचा हुआ ऑप्शन ट्रिकलिंग फिल्टर, यह फिल्ट्रेशन के काम में आता है। इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा था सेल्फ क्लिनिक वेलोसिटी कम से कम एक बार बनाए रखा जाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, जो भी आपका सीवेज होता है, सीवेज में सेल्फ क्लिनिक वेलोसिटी के आधार पर ही डिज़ाइन किया जाता है। और सेल्फ क्लिनिक वेलोसिटी क्या होता है तो बता दें मिनिमम वेलोसिटी या फ्लो इन सीवर सेल्फ क्लिनिक वेलोसिटी। जो भी सीवर में मिनिमम वेलोसिटी या फ्लो होती है वही क्या कहलाती है, सीवर का सेल्फ क्लिनिक वेलोसिटी कहलाती है। जिससे कि ऑटोमेटिक जो सीवर में जो छोटे छोटे डिपॉजिटेड कण हैं, जो निलंबित है, जो सीवेज में घूम रहे हैं, उनको नीचे तली में बैठने नहीं देना चाहिए। इसीलिए सेल्फ क्लिनिक वेलोसिटी वह कम से कम या वह न्यूनतम वेलोसिटी होता है जिससे हमारा सीवर ऑटोमेटिक साफ होता रहे। याद रखिएगा फ्रेंड, ऑटोमेटिक ही स्वचालित साफ होता रहे, वही सेल्फ क्लिनिक वेलोसिटी कहलाता है। और सेल्फ क्लिनिक वेलोसिटी को कम से कम एक दिन में एक बार बनाए रखा जाना चाहिए। कितने दिन? एक दिन में एक बार जरूर होना चाहिए। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है मिट्टी के संहनन की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं होता है? जो कॉम्पैक्शन करते हैं, तो याद रखिएगा जो कॉम्पैक्शन होता है वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, जबकि कंसोलिडेशन जो होता था वो नेचुरल प्रोसेस था। आफ्टर वेरी लार्ज टाइम एगो कंसोलिडेशन होता था, जबकि कॉम्पैक्शन के लिए हम बहुत से यंत्रों का प्रयोग करके हम कॉम्पैक्शन मिट्टी को दबाते हैं। और मिट्टी को दबाने में क्या करते हैं कि हम वायु का बहिष्करण करते हैं। केवल मिट्टी से वायु का बहिष्करण किया जाता है, न कि पानी का। तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब होगा, केवल मिट्टी से वायु का बहिष्करण। चलिए अगला प्रश्न है, जो लास्ट प्रश्न है, पीजोमीटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बता दें पीजोमीटर एक सीधी पाइप होती है जिसको उल्टा करके लगाया जाता है और यह किसी पाइप में बहते हुए द्रव के दाब को मापने के लिए यूज किया जाता है। किसका? द्रव दाब को मापने के लिए यूज किया जाता है फ्रेंड। ठीक है, चलिए इसमें पहला ऑप्शन दिया है इसका उपयोग गैस दाब को मापने के लिए किया जाता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि अभी हमने बताया किस दाब को मापने के लिए, द्रव के दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। फिर इसका उपयोग द्रव की धनात्मक गैस दाब को मापने के लिए, बिल्कुल सही है। यह मैनोमीटर का एक सरल रूप है, यह भी सही है। इसका उपयोग किसी गतिमान द्रव दाब को मापने के लिए किया जाता है, अभी बताया।
तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब। तो फ्रेंड, ये रहे LMRC के पूछे गए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल पे यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस प्रकार की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में शेयर भी कर दीजिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू।